एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो है हमारी ज्योग्राफी की वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक्स के बारे में, और अगर टाइम बचता है तो हम वॉल्केनो को भी देखेंगे। ठीक है, अभी अर्थक्वेक स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थक्वेक देखते हैं, अगर हमारा आधे घंटे से पहले ख़त्म हो जाता है 15 मिनट 20 मिनट के अंदर तो हम वॉल्केनो भी देख लेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में उसे भी कवर कर लेंगे। पर अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो हम वॉल्केनो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो जैसा आपको पता कि अर्थक्वेक क्या होते हैं, हिंदी में कहें तो भूकंप। अब सबको पता है कि जब धरती हिलती है उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है, और उससे बहुत तबाही होती है। नेपाल में आया था, गुजरात में आया था, जापान में, ये सब जगह आते रहते हैं, उन्हें भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अगर बात करें भूकंप की तो देखिए सरफेस होती है, सरफेस पे एक होता है हाइपोसेंटर, ठीक है, और एक होता है एपिक सेंटर। अब हाइपोसेंटर क्या होता है, देखिए अर्थ के अंदर जहाँ से आपका स्टार्ट होता है अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से, वो होता है आपका हाइपोसेंटर, जो फोकस होता है आपका। और अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा रिक्टर स्केल की वैल्यू होती है, वो आपका एपिक सेंटर होता है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुआ होता है अर्थ की सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब देखिए इसको नापने के लिए कुछ स्टडीज़ की जाती हैं। ठीक है, इसकी स्टडी भी होती है, उसको कहते हैं हम सीस्मोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? सीस्मोलॉजी। और जब इसको नाप रहे होते हैं तो इसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट या कहें तो एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। अब देखिए कोई ये ना पूछे कि सर सीस्मोग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में भी इसको सीस्मोग्राफ ही कहते हैं। देखिए इसकी कोई हिंदी नहीं होती। और मेरी मानिए तो देखिए ज्योग्राफी हुआ आपका, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आप लोग इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि आपको आगे चल के हिंदी की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए। लोग कहते हैं सर हिंदी में, तो देखिए हिंदी में मैं बता दूंगा, पर वो आपको ही मुश्किल में डालेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बता दिया सीस्मोग्राफ क्या होता है। तो अब सीस्मोग्राफ के भी दो टाइप होते हैं। पहला है मर्कली स्केल और दूसरा है रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल तो आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में कि 4.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, 7.1 रिक्टर का स्केल आया, 6.7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। पर मर्कली आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होता ही नहीं है। ठीक है, ये पुराना है, बाद में एडवांस में आपका रिक्टर स्केल आया था। मर्कली स्केल की बात करें तो ये 1 to 12 तक की इसकी पॉइंट टेबल होती है। एक स्केल होता है जो 1 से 12 तक चलता है। ठीक है, और ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, मतलब कितनी तेज़ी से आया है, उसको नापने के काम आता है। ठीक, ऐसी बात करें हम रिक्टर स्केल की, तो रिक्टर स्केल में क्या है कि इसका भी एक स्केल होता है जो 1 से लेकर 10 तक जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड वेव्स की मेज़र मापने की मेज़र करता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी जो अर्थक्वेक की जो लहर है या जो वेव्स है। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि जितना इस वैल्यू ज़्यादा आएगी, जैसे अगर 1 से सबसे, मतलब 1 पे अगर कोई आया तो मतलब बहुत सबसे कम, और 10 पर आया तो सबसे ज़्यादा। वैसे 10 तक आज तक कोई कभी आया नहीं है। जो मैक्सिमम जो आया वो 9.1 या 9.2 के आसपास का कोई आया है। ठीक है, जो चिली में आया था, मैंने उसकी वीडियो भी देखी है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था वो। ठीक है, चिली या पेरू में से था। वैसे मैं अगर जब मैं स्टैटिक जीके की आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। देखिए यहाँ पर आप ये याद रखिए कि रिक्टर स्केल होता क्या है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो हमारी अर्थ है उसको हम 5 सीस्मिक जोन्स में डिवाइड करते हैं। सीस्मिक जोन्स कैसे? सीस्मिक जोन मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, कहाँ पर नहीं आता है, कहाँ पर थोड़ा कम आता है, कहाँ पर हल्का आता है, और कहाँ जो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट को हमने डिवाइड किया। अगर इंडिया की बात करें तो जो पहला सीस्मिक जोन है, फर्स्ट सीस्मिक जोन, उसके अंदर इंडिया का कोई भी हिस्सा नहीं आता। मतलब इंडिया आपका ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पर भूकंप आने का खतरा ना हो, कहीं भी आ सकता है। सेकंड है आपका साउथ सेंट्रल इंडिया, जो डेक्कन प्लेटू है आपका, कर्नाटका वगैरह वाला पार्ट। ठीक है, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत खतरा है। उसके बाद आते हैं आपका थर्ड सेस्मिक जोन, जो आपका कोस्टल एरिया, वहाँ भी आपका खतरा है। ठीक है, पांचवा आपका आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन, जिसके अंदर जो हमारा ये
वेस्ट वाला इलाका है दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, कोलकाता, जो ठीक है यूपी वेस्ट का इलाका, जिसमें आपका आगरा, मथुरा ये सब आते हैं। तो अगर इनकी हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अंदर चंडीगढ़, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, कोलकाता, ठीक है, ये जगह आपकी आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सबसे मोस्ट इफेक्टेड एरिया, जो आपका 5वां सिस्मिक जोन है, वो है आपका हिमालय। हिमालय पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, आपको पता जाता है जो आपके एपिक सेंटर होते हैं अर्थक्वेक वो हिमालय के पास कहीं होते हैं और उनका इफेक्ट हमारे दिल्ली तक आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आइसोसेस्मिक लाइन होती हैं, ठीक है। अब आइसोसेस्मिक लाइन्स क्या होती हैं? अगर बात करें हम आइसोसेस्मिक लाइन्स की, तो ये कनेक्ट करती है सेम मैग्नीट्यूड वाले जगहों को, ठीक है। मान लीजिए कोई 2 जगह हैं और 2 जगहों पर सेम मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया, ठीक है, अलग अलग टाइम पे आया पर सेम मैग्नीट्यूड वाला टाइम पे आया, ठीक है, तो वो आपका आइसोसेस्मिक लाइन कहलाएंगी। आइसोसेस्मिक मतलब जिस जगहों पे आपका सेम मैग्नीट्यूड का भूकंप हो, मतलब उसकी तीव्रता बराबर हो। और होमोसेस्मिक लाइन क्या होती है नेक्स्ट आपकी? देखिए, होमोसेस्मिक लाइन वो जगह होती हैं जहाँ पर एक ही वक्त में भूकंप आता है, ठीक है। आइसोसेस्मिक जहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम हो, और होमोसेस्मिक जहाँ पर वक्त एक जैसा हो, मतलब ठीक है 12 बजे इन दोनों जगह पे सेम 12 बजे भूकंप आया। फिर देखिए सेस्मिक वेव्स भी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, और ये 3 लेवल में ही भूकंप आता है। देखिए 3 लेवल में मतलब कैसे? सबसे आता है, आप इसको ऐसे याद करिए, PSL, ठीक है, PSL से याद कर लीजिए। PSL भी आपका वो इसरो का विमान भी है PSL, प्लस आप पाकिस्तान सुपर लीग भी याद कर सकते हैं, पंजाब सुपर लीग भी याद कर सकते हैं। जैसा आपको आया PSL मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग। देखिए प्राइमरी वो होती है जो सबसे पहले सबसे जो भूकंप उठता है, उसमें क्या होता है, स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, हमारी जो अर्थक्वेक की वो 8 से 11 होती है, पर वो एक सिर्फ साउंड वेव होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है और साउंड वेव होती है, इस वजह से वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और वो क्या होती है, वो सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी, मतलब इफेक्ट किस पे पड़ता है, वो सॉलिड से भी होकर निकलती है और लिक्विड से भी होकर निकलती है, ठीक है। वो एक शुरुआत होती है भूकंप आने की। फिर उसके बाद क्या है, एक सेकंड वाला भी उठता है। सेकंड क्या होती है, एक लाइट वेव होती है जो सिर्फ आपके सॉलिड पे इफेक्ट डालती है। देखिए अगर कभी कभार क्या सिर्फ भूकंप आता है और सुनामी नहीं आती है, तो वो क्या है, वो आपका सेकेंडरी लेवल का वेव होता है। पर अगर कभी भी लॉन्ग वेव पहुंच जाए, तो लॉन्ग वेव क्या होता है, इतना स्पीड तो नहीं होता है उसका, 3 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड होगी, ये कह सकते हैं 3 होती है, 4, 5 होती है, पर जो इफेक्ट वो डालती है ना, वो एक तो धीरे होती है, इस वजह से सॉलिड और लिक्विड में बहुत तगड़ा इफेक्ट डालती है, बहुत ही भारी इफेक्ट हो डालती है, और ये सबसे डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर लॉन्ग लेवल तक वो पहुंच गई वेव, तो बहुत ही भयानक रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेवल होते हैं आपके सेस्मिक वेव के। उसके बाद आता है सुनामी। देखिए सुनामी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जापान में जो सुनामी आई थी वो सब आपको याद ही होगी। पहले भूकंप आया था, उसके बाद सुनामी आई थी, तो ऐसा क्यों हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ऐसा सी है, मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ, ठीक है, ये सी है। अब इसमें देखिए ये सी है, नीचे यहाँ पर आपका जो फोकस सेंटर दिख रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हुआ कि एक फोकस सेंटर से आपका अर्थक्वेक बना। अर्थक्वेक की लहरें घूमती घूमती समुद्र की तल से होती हुई दोनों साइड निकल गई। जब दोनों साइड निकली तो उसका एपिक सेंटर तो ऊपर समुद्र में बीच में बना, पर जब ये लहरें दोनों साइड ज़मीन से होती हुई निकली, तब क्या हुआ, तब हुआ ये, देखिए तब हुआ ये कि लहरें ऐसे घूमती हुई आई, जब ज़मीन घूमी तो उसने पानी को भी हिलाया, और जब पानी को हिलाया तो ऐसे लहरों में बढ़ गया और उसकी ऊंचाई 40, 50, 60 मीटर तक उसकी ऊपर हो गई, जिससे क्या हुआ वो ज़मीन पे आ गया। और जब इतनी ऊंची हो गई तो पानी, जब कहते हैं ना हम, जब अगर हम आपने किसी टब में पानी को भर दिया, मान लीजिए कभी टब को पानी से भर दीजिए और साइड से मतलब नीचे से एक ज़ोर से घूसा मारिए, ज़ोर से भी नहीं मैं कह रहा हूँ, मीडियम वाला घूसा मार के देखिए, तो आपका जो पानी होगा ना वो पक्का टब से बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो ये अब देखिए हमारा यहाँ पर आ गया है, टाइम बचा है तो मैं आपको वॉल्केनोज भी करा देता हूँ, ठीक है, कराऊँ या नहीं कराऊँ, चलिए मैं करा ही देता हूँ। वॉल्केनो का जो अभी होगा मैं आपको करा देता हूँ। देखिए वॉल्केनो की अगर बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हमारा धरती के अंदर। देखिए मैंने आपको बताया था कि माउंटेन्स होते हैं आपके, ठीक है, ओशियंस आपके नीचे की तरफ होते हैं, और बीच में आपका कोर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। देखिए वॉल्केनोज क्या होते हैं, वॉल्केनोज वो होते हैं जब आपका कोई भी जो लावा है वो निकल के बाहर आता है। पर उससे पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या?
कि डेंसिटी आपको सब याद रखनी होती है कि पत्थरों की डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ठीक है। ये आपको याद, जैसे आप सबसे ऊपर की बात करें तो डेंसिटी आप सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर क्रस्ट में सॉइल होती है, ठीक है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, मतलब देखिए आपको सबसे ज़्यादा पार्ट आपका आयरन होता है पूरी धरती के अंदर, ठीक है। उसमें आपका आयरन में आप कहते हैं आयरन, पर उसके अंदर एल्यूमिनियम भी हो सकता है और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद मेंटल में आ जाइए, तो मेंटल में आपका भी सिलिकॉन के साथ और सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका आता है सोर्स ऑफ वोल्केनो, जो आपका होता है एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर आपको दिख रहा होगा, आपको ये जो ग्रीन एरो दिख रहा है जहाँ पर मैंने एस्थेनोस्फेयर लिखा, और ये एरिया 200 से 400 किलोमीटर का एरिया, मेंटल का एरिया, ये आपका सोर्स ऑफ वोल्केनो होता है, मतलब यहाँ से वोल्केनो बनते हैं और फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर नीचे देखिए आपका वाटर है, वाटर आपका 2900 किलोमीटर पे आपका है, जो बहुत गर्म होगा, आउटर है ये, ठीक है, आउटर कोर है ये। उसके बाद आपका सेंटर कोर आ जाता है, ये सॉलिड नहीं होता, आपको याद रखना है कि आउटर कोर आपका सॉलिड नहीं होता, लिक्विड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका देखिए आयरन और निकल, और ये फेरस और निकल से बनता है आपका कोर, 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है, डेंसिटी 13 होती है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। अगर एवरेज डेंसिटी की बात करें, हमारी धरती की एवरेज डेंसिटी कितनी होती है, तो वो होती है 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, प्योर वाटर की डेंसिटी होती है 1, ठीक है। तो देखिए प्लेनेट सैटर्न की अगर हम बात करें, सैटर्न प्लेनेट जो है हमारा, वो फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर, ठीक है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ऊपर का मतलब ऐसा नहीं कि कोई वाटर उसके चारों ओर फैला हुआ है, वो वाटर का बना हुआ है। उसका सीधा कहने का मतलब ये है कि देखिए उसमें क्या है कि कुछ हिस्सा, उसका बीच का हिस्सा वाटर का बना हुआ है, और वो उसके ऊपर वाटर, मतलब ऐसा भी वाटर नहीं, हम सिर्फ लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड है और वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो लेस देन वाटर है, मतलब उसकी डेंसिटी लेस देन वाटर है सैटर्न की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अर्थ हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी अमंग प्लैनेट्स, और देखिए अर्थ जो है हमारा, वो सारे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा डेंसिटी अपने पास रखता है, ठीक है। इसी वजह से आज वहाँ पर जीवन है हमारे यहाँ। अगर कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट की बात करें तो ये ऑक्सीजन हैज़ मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है आपके क्रस्ट के अंदर, 45% है। फिर आपके एल्यूमिनियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, ये सब अलग अलग है। अगर कंपोजिशन ऑफ अर्थ की बात करें, देखिए क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, और अगर पूरी अर्थ में बात करें तो पूरी अर्थ में आपका आयरन, लोहा सबसे ज़्यादा है, 35%। फिर आपका ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक। ये तो हमारा छोटा सा एक डिटेल था हमारा अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं हमारे वोल्केनो के ऊपर, ठीक है। तो देखिए वोल्केनो आपको पता होगा, एक होता है क्रेटर, एक होता है लावा, ठीक है, जहाँ से आपका लावा निकलता है और एक ऐसी ढलान सी बन जाती है, ठीक है, ये बीच में एक छेद सा बन जाता है, वो आपका क्रेटर कहलाता है। और ये जो आपका लावा निकल के आता है, देखिए ये याद रखना है आपको, जब ये जो आग जो येलो येलो की निकलती है लिक्विड फॉर्म में, जब वो धरती के अंदर होगी तब तक वो मैग्मा है, ठीक है, उसे मैग्मा कहेंगे। और जैसे ही वो बाहर आ जाती है, सरफेस के बाहर आ जाती है, उसे हम लावा कहने लगते हैं, ठीक है। तो ये नाम इनका बदल जाता है, अंदर कुछ और नाम होता है, बाहर आते ही नाम कुछ और हो जाता है। और देखिए ये होती है कैल्डेरा लेक, ठीक है। कैल्डेरा लेक क्या है, जब देखिए ये लावा निकला और ऊपर जाके ये ठंडा पड़ के जम गया, ठीक है, तो एक छेद सा बन जाता है, और जब बारिश होती है उस छेद में पानी भर जाता है। वो बहुत छोटा मोटा छेद नहीं, बहुत बड़ा साइज का छेद होता है। तो क्या होता है, वो एक लेक की तरह उसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, मतलब वो लेक दिखने लगता है, एक तरह से झील लगने लगता है। तो वो क्या होता है, कैल्डेरा लेक क्या है, एक लेयर है क्रेटर की, ठीक है, वो भी क्रेटर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही देखिए कैल्डेरा लेक, ये मैंने आपको दिखाया है। फ्रीजिंग लावा, जब लावा जम जाता है ऊपर एक लेक बन जाती है, तो वो आपका मैंने बताया कैल्डेरा लेक है। देखिए टाइप ऑफ लेक्स की बात करूँ तो कई प्रकार की लेक्स हैं जो हमारी अर्थ पे बनती हैं। सबसे पहली हमारी कैल्डेरा लेक, ठीक है, जो वोल्केनो के ऊपर बनती है। फिर उसके बाद लगून आती है जो हमारी कोस्टल एरियाज़ में होती है। फिर आपकी प्लाया लेक आती है जो आपकी डेजर्ट्स में बनती है, ठीक है, सॉल्ट वाटर से। और टार्न लेक क्या है, टार्न लेक वो है जो माउंटेन्स के ऊपर बनती है, जो ठंडे ग्लेशियर्स के पानी से बनती है, ठीक है। और ऑक्सबो लेक मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने मेरी रिवर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ऑक्सबो लेक पक्का पता होगा कि ऑक्सबो लेक क्या होती है। देखिए ऑक्सबो लेक वो होती है जब वो ऑक्स की जो होती है पैर में
ठोकते हैं उस डिज़ाइन में जा रही होती है, पर रास्ता चेंज करके वो उस हिस्से को काट देती है, तो वो आपकी ऑक्सबोलेक बनती है। और ये कहाँ बनती है? प्लेन एरियाज़ में बनती है। देखिए, अब उसके बाद आपका ये बता दूं कि लावा भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है आपका एसिडिक लावा, दूसरा होता है आपका बेसिक लावा, ठीक है। अब एसिडिक लावा क्या होता है? जिसके अंदर सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, हाई विस्कोसिटी होती है उसकी, ठीक है। और बेसिक लावा वो होता है जिसमें बहुत कम सिलिका होता है और लो विस्कोसिटी होती है। देखिए, लावा भी दो तरह से निकलता है। एक होता है आपका ऐसे जो वॉल्केनिक नॉर्मली निकलता है और एक लावा कोन सा बनाता है आपका, ठीक है। एसिडिक लावा क्या होता है? ऊपर की तरफ जाएगा और एक कोन की फॉर्म में बनाएगा। और बेसिक लावा कैसा होता है? एक लावा की सील्ड बना लेगा, मतलब ऊंचाई की तरफ नहीं जाएगा, वो फैलेगा, ठीक है। वो कोन नहीं बनाएगा, वो फैलता चला जाएगा, वो आपका बेसिक लावा होता है। अब देखिए, वॉल्केनो भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट या फिर एक्सटिंक्ट। अब देखिए, डोरमेंट को हम स्लीपिंग के नाम से जानते हैं और एक्सटिंक्ट को हम डेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब देखिए, एक्टिव वॉल्केनो क्या है? एक्टिव वॉल्केनो आप नाम से समझ लेंगे, जो हमेशा आपका एक्टिव रहता है, उसमें धुआं निकलता रहता है और मतलब कभी भी फट सकता है, ये होता है एक्टिव वॉल्केनो। जैसे हम कहते हैं ओजस डेल सैलाडो, ठीक है। ओजस डेल सैलाडो एक एग्जाम्पल है आपका एक्टिव वॉल्केनो का, जो कभी भी फट सकता है। ये कहाँ पर है? एंडीज़ माउंटेन, जो साउथ अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। एक एंडीज़ माउंटेन्स है, एंडीज़ श्रेणी आपको पता है, वहाँ पर है ओजस डेल सैलाडो। ये हाईएस्ट वॉल्केनो है, सबसे ऊंचा वॉल्केनिक पीक है पूरे दुनिया का। उसके बाद और भी कई हैं, जैसे आपका कोटापेक्सी जो इक्वाडोर पे है, कोलिम्बा जो आपका मैक्सिको में है, और मुआना लोआ, ठीक है, ये हवाई आइसलैंड्स पे है जो अमेरिका में है। देखिए, हवाई आइसलैंड क्या है? आपकी 50वीं स्टेट है यूएसए की, जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में पड़ती है, ठीक है। हवाई ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है, एक छोटा सा स्टेट है मुआना लोआ, जहाँ पर आपका वॉल्केनो है जो एक एक्टिव वॉल्केनो है। उसके बाद आपका आता है लार्जेस्ट सील्ड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, लार्जेस्ट सील्ड है, सील्ड का मतलब ये एक बेसिक वॉल्केनो है और ये एक लार्जेस्ट सील्ड है, क्योंकि आग लगता रहता है तो यहाँ पर सील्ड बन गई है वॉल्केनो की, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपका अगर लार्जेस्ट सील्ड की हम बात करें तो आपका आता है स्ट्रोम्बोली, ठीक है। स्ट्रोम्बोली है जो इटली में है, वो क्या है? लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी है। स्ट्रोम्बोली भी आपका एक एक्टिव है, ठीक है, एक एक्टिव है वॉल्केनो, और जिसको हम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेडिटेरियन सी के एकदम बीचों बीच में होता है और हमेशा आग उगलता रहता है, और जो इटली में है। उसके बाद आपका आता है बोरेन। देखिए, बोरेन जो है वो आपका इंडिया में है, अंडमान आइसलैंड्स पे, ठीक है, ओनली। और ये पूरी साउथ एशिया में एक लौता एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। ये जो बोरेन है आपका, ये एक लौता एक्टिव वॉल्केनो है पूरे साउथ एशिया में, और जो इंडिया के अंदर है। उसके बाद हम बात करेंगे डोरमेंट। डोरमेंट मतलब जो सोए हुए हैं, सोए हुए का मतलब वो कभी भी फट सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके फटने की आशंका खत्म हो चुकी हो, वो कई सालों से नहीं फटे हो, कई हज़ार सालों से नहीं फटे हो, पर कभी भी वो आग उगल सकते हैं, मैग्मा उगल सकते हैं। उसे हम कहते हैं डोरमेंट और स्लीपिंग। अब सबसे बड़ा एग्जांपल हम कहेंगे, जो आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है माउंट फुजियामा। देखिए, जापान को माउंट फुजियामा के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि एक लौती माउंटेन पीक है, सबसे ऊंची माउंटेन पीक है वो हमारे पूरे जापान की, और सबसे फेमस जगह भी है ये पूरे जापान की, माउंट फुजियामा। और ये एक डोरमेंट और एक स्लीपिंग वॉल्केनो भी है। उसके बाद है आपका माउंट क्रैकाटोआ, ठीक है, माउंट क्रैकाटोआ जो आपका इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपने जो सेकंड इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका माउंट किलिमंजारो, ठीक है। माउंट किलिमंजारो आपका पड़ता है तंजानिया में। देखिए, तंजानिया में जो पड़ता है, ये पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मतलब पूरे अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है, मतलब पूरे अफ्रीका में सबसे ऊंची जगह है ये, ठीक। कहाँ? माउंट किलिमंजारो। अब उसके बाद अगर हम बात करें माउंट विस्कियस, ठीक है, विस्किवियस की बात करें तो ये इटली में है, ये भी आपका डोरमेंट स्लीपिंग है। उसके बाद आपके आते हैं एक्सटिंक्ट या डेड। डेड का मतलब ये हमेशा के लिए बुझ चुके हैं, अब इनके कोई भी आसार नहीं है कि ये कभी भी एक्टिव या डोरमेंट स्टेज में आए हैं। अब एग्जाम्पल की हम बात करें तो माउंट पोपा, ठीक है,
माउंट जो पोपा है आपका ये म्यांमार में है। माउंट मयान, ठीक है, ये आपका फिलीपींस में है। कोह सुल्तान और ड्योमांड, ठीक है, कोह सुल्तान और ड्योमांड ये आपका ईरान में है। तो ये सारे डेड हो चुके हैं, जो जिनकी अब कोई भी आशंका नहीं है दोबारा एक्टिव होने की। अब हम बात करें पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। देखिए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। हमारा वोल्केनो ख़त्म हो चुका है, तो अब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे बाउंड्रीज़। अब हम बाउंड्रीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि कहाँ कौन सी बाउंड्री कैसी है, कितना क्या उसका पॉलिटिकल एरिया है, तो वो सब हम जानेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, आप नए इस वीडियो में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।